नमस्कार दोस्तों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं किस्से कहानियों का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो आम जीवन से निकलकर कोई कहानी किताबों तक पहुंच जाती है और कभी कभी किताबों की कहानियों को पढ़कर आम जीवन में अनेक नई कहानियाँ बनने लगती हैं। ये किस्से और कहानियाँ हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं और हमारे जीवन से ही निकल कर आते हैं। हम पढ़ रहे थे धर्मवीर भारती जी का सुप्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। इसके 4 भाग आप सुन चुके हैं। लीजिए सुनिएगा इसका 5वां भाग मेरी आवाज़ में। जब चंद्र पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बर्टी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन पर बैठा था और घुटनों पर ठुड्डी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बर्टी के चेहरे पर का पीलापन भी कुछ कम था। वह देखने में इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी वैसा ही था और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल ये था कि एक कॉलर अंदर था और एक बाहर। पम्मी ने चंद्र को अंदर आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र जरूर आएंगे और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो जैसे वे जगमग सितारा जिसे देखकर कीट्स ने अपनी आखिरी सोनेट लिखी थी। पम्मी ने एक गुलाब तोड़ा और चंद्र के कोट के बटन होल में लगा दिया। चंद्र ने बड़े भय से बर्टी की ओर देखा कि कहीं गुलाब को तोड़े जाने पर वह फिर चंद्र की गर्दन पर सवार न हो जाए, लेकिन बर्टी कुछ बोला नहीं। बर्टी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चले, और चंद्र और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंद्र ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बर्टी नाराज न हो जाए, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। पम्मी मुस्कुराई। हाँ, वह अब कुछ कहता नहीं और पता नहीं क्यों गुलाबों से उसकी तबीयत भी इधर हट गई है। अब वह उतनी परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंद्र ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में ये आता है कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वह इधर धीरे धीरे हट गया और इधर वह ये विश्वास करने लगा है कि सचमुच वह सार्जेंट को प्यार करती थी, इसलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन ये हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन न छूटेगा। चंद्र ने कहा, नहीं, बात ये हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने ये सोचा कि मान लिया जाए अगर मेरे और बर्टी के विचारों में मतभेद है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी गुलाब चुराकर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन वह बेहद खुश रहा, बेहद खुश, और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो अब बर्टी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़कर फेंक दिए और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता। अब भी वह इन फूलों में नहीं मिलती। वह जरूर सार्जेंट के साथ है। वह मुझे प्यार नहीं करती, हरगिज नहीं करती। और वह रोने लगा। बस उसी दिन से वह गुलाबों के पास नहीं जाता और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है और कहता है, क्या मैं सार्जेंट से कम सुंदर हूँ? और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है, पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंद्र ने ताज्जुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, पम्मी बोली। मैंने तो हमदर्दी की कि फूल चुराने बंद कर दिए और उसका नतीजा ये हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंद्र ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बातें ही नहीं की है और तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की है कि बातें करूँगी। चंद्र हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, तुम मुझे गलत न समझना। जिंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई हैं और ये किताबें जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई हैं कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ और तुम्हें बैठकर सुननी होंगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी तुमने? चंद्र ने ताज्जुब से पूछा। अभी उस दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई। उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी से बातें करूं
और मैंने कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, तो देखता हूँ कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में कुछ परिवर्तन आ गए। पम्मी कुछ बोली नहीं, हंस दी। मैं सोचता हूँ पम्मी कि आज सिनेमा देखने जाऊँ। कार है साथ में, अभी 15 मिनट बाकी है, चाहो तो चलो। सिनेमा? आज 4 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ। सिनेमा? होजी बोल डांस? सभी जगह जाना बंद कर दिया है मैंने। मेरा दम घुटेगा हॉल के अंदर, लेकिन चलो देखें। अभी भी कितने ही लोग वैसे ही खुशी से सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर पम्मी बोली, बर्टी को ले चलोगे? हाँ हाँ, तो चलो उठो, फिर देर हो जाएगी। चंद्र ने घड़ी देखते हुए कहा। पम्मी फौरन अंदर के कमरे में गई और एक जॉर्जेट का हल्का भूरा गाउन पहनकर आई। इस रंग में वह जैसे निखर आई। चंद्र ने उसकी ओर देखा तो वह लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ ये मेरा सबसे अच्छा गाउन है, इसमें कुछ अच्छी लगती होंगी, चलो। और आकर उसने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बर्टी लॉन पर घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह बड़ी शान से सीना ताने था। बर्टी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखलाने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? बर्टी ने सिर हिलाकर जोर से कहा, सिनेमा जाऊंगा? कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है? मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में मैं सार्जेंट के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोट दूंगा। अपने गले को दबाते हुए बर्टी बोला, और इतनी जोर से दबा दिया अपना गला कि आंखें लाल हो गई और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वह मुझे प्यार नहीं करती, वह सार्जेंट को प्यार करती है, वह उसी के साथ घूमती है। अगर वह मिल जाएगी सिनेमा में तो उसकी हत्या कर डालूंगा, तो पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो मिस्टर कपूर, मैं उससे कितना नफरत करता हूँ। और लेकिन नहीं, कौन जानता है, मैं नफरत करता हूँ और वह मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं पागल हूँ, ओफ। और वह सिर थाम कर बैठ गया। पम्मी ने चंद्र का हाथ पकड़कर कहा, चलो, यहाँ रहने से उसका दिमाग और खराब होगा, आओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंद्र खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार ड्राइव नहीं की है, लाओ आज ड्राइव करूं। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। चंद्र उधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रीजेंट के सामने आ पहुंची। चित्र था सेलामी वेयर शी डांस, सेलामी जहां वह नाची थी। चंद्र ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यूज रील चल रही थी। सहसा पम्मी ने कहा, कपूर, सेलामी की कहानी मालूम है? न, क्या ये कोई उपन्यास है? चंद्र ने पूछा। नहीं, ये बाइबल की एक कहानी है। असल में एक राजा था हेराद। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से अपनी शादी कर ली। उसकी भतीजी थी सेलामी, जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी। हेराद उस पर मुग्ध हो गया, लेकिन सेलामी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सेलामी के प्रणय को ठुकरा दिया। एक बार हेराद ने सेलामी से कहा कि यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सेलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हेराद वचनबद्ध था। उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कि कहीं राज्य पर कोई विपत्ति न आए, उसने सेलामी को भी मरवा डाला। चंद्र को ये कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र बहुत ही अच्छा होगा, उसने सोचा। सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखला देता। लेकिन क्या नैतिकता है इन पाश्चात्य देशों की कि अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया? उसने कहा पम्मी से, लेकिन हेराद अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया तो क्या हुआ? यह तो कामुकता है मिस्टर कपूर। कामुकता कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, ये भी शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है। तुम रूप की आग के संसार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद 2-1 साल बाद तुम भी जानोगे कि ये कितनी भयंकर चीज़ है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त, नाता, रिश्ता, मर्यादा अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता। वह अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए। महादेव नहीं, ब्रह्मा, चंद्र बोला। हाँ, ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। तो ये कामुकता है, आदमी को कहाँ ले जाती है ये अंदाज भी नहीं किया जा सकता। तुम तो अभी बच्चे की तरह भोले हो, और ईश्वर न करे तुम कभी इस प्याले का शरबत चखो। मैं भी तो तुम्हारी इसी पवित्रता को प्यार करती हूँ। पम्मी ने चंद्र की ओर देखकर कहा, तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया?
मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का एक लोथड़ा हूँ जिसे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे। ऊब गई थी। एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए तो तुम बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय याचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। चंद्र को एक अजब सा गौरव अनुभव हुआ और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना। उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंद्र के मन में आया, लेकिन ये उसके व्यक्तित्व की पवित्रता किसकी दी हुई है? सुधा की है न? उसी ने तो उसे सिखाया है कि पुरुष और नारी में कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो? पम्मी ने अपना हाथ कपूर की गोद में रख दिया। कपूर सिहर गया, लेकिन शिष्टाचारवश उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर रख दिया। पम्मी ने 2 क्षण के बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही हूँ अगर ये विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और दिल की हमदर्दी। यह नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बनने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंधों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्रणय विवाह भी होते हैं तो वे असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज़ समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में भी विवाह पक्ष में नहीं हूँ और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ, लेकिन हर लड़की ऐसी थोड़ी ही होती है। चंद्र बोला, तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को तो नहीं। हर एक को तो होती है। लड़कियां बस वासना की झलक, एक हल्की सिरहन, एक गुदगुदी पसंद करती हैं। बस उसी के पीछे उन पर चाहे जो दोष लगाया जाए, लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासना प्रिय होती हैं, लड़के ज़्यादा। चित्र शुरू हो गया। वह चुप हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि चित्र भ्रमात्मक था। वह बाइबल की सेलामी की कहानी नहीं थी, वह एक अमेरिकन नर्तकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी। पम्मी ऊब गई। अब जब डाकू पकड़कर सेलामी को एक जंगल में ले गए तो इंटरवल हो गया और पम्मी ने कहा, अब चलो। आधे ही चित्र से तबीयत ऊब गई। दोनों उठ खड़े हुए और नीचे आए। कपूर, अब की बार तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। नहीं, तुम ही ड्राइव करो, कपूर बोला। कहाँ चले? पम्मी ने स्टार्ट करते हुए कहा। जहाँ चाहो, कपूर ने विचारों में डूबे हुए कहा। पम्मी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सड़कें साफ थी। पम्मी का कॉलर फहराने लगा और उड़कर चंद्र के गालों पर थपकियां लगाने लगा। चंद्र दूर खिसक गया। पम्मी ने चंद्र की ओर देखा और बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन और खोल दिया और चंद्र को पास खींच लिया। चंद्र चुपचाप बैठ गया। पम्मी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और एक हाथ से चंद्र का हाथ पकड़े रही, जैसे वे चंद्र को दूर नहीं जाने देगी। चंद्र के बदन में एक हल्की सी सिरहन नाच रही थी। क्यों? शायद इसलिए कि हवा ठंडी थी, या शायद इसलिए कि उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की। पम्मी ने हाथ खींच लिया और कार के अंदर ही बिजली जला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के बारे में सोचता रहा। कार चलती रही। जब चंद्र का ध्यान टूटा तो उसने देखा कार मैकफर्सन लेक के पास रुकी है। दोनों उतरे। बीच में सड़क थी। इधर नीचे उतरकर झील और उधर गंगा बह रही थी। 8 बजा होगा। रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस सितारों की हल्की रोशनी थी। मैकफर्सन झील काफ़ी सूख गई थी। किनारे किनारे मछली मारने के मचान बने थे। इधर आओ, पम्मी बोली, और दोनों नीचे उतरकर मचान पर जा बैठे। पानी का धरातल शांत था। सिर्फ कहीं कहीं मछलियों के उछलने या सांस लेने से पानी हिल रहा था। पास ही के नीवा गांव में किसी के यहाँ शायद शादी थी, जो सहनाई का हल्का स्वर हवाओं की तरंगों पर हिलता डुलता हुआ आ रहा था। दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, कपूर, चुपचाप रहो, कुछ बात मत करना। उधर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुप्पे से सुनो, ये सितारे क्या बातें कर रहे हैं। पम्मी सितारों की ओर देखने लगी। कपूर चुपचाप पम्मी की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद सहसा पम्मी एक बांस से टिककर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले हुए थे और उसमें से रूप की चांदनी फटी पड़ती थी। पम्मी आंखें बंद किए बैठी थी। चंद्र ने उसकी ओर देखा और फिर जाने क्यों
उससे देखा नहीं गया। वह सितारों की ओर देखने लगा। पम्मी के कॉलर के बीच से सितारे टूट टूट कर बरस रहे थे। सहसा पम्मी ने आंखें खोल दी और चंद्र का कंधा पकड़कर बोली, कितना अच्छा हो अगर आदमी हमेशा संबंधों से एक दूरी रखे, कामुकता न आने दे। ये सितारे हैं, देखो कितने नज़दीक हैं, करोड़ों बरस से साथ हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं। तभी तो संग निभ जाता है। सहसा उसकी आवाज़ में जाने क्या छलक आया कि चंद्र जैसे मदहोश हो गया। बोली वह, बस ऐसा हो कि आदमी अपने प्रेमास्पद को निकटतम लाकर छोड़ दे, उसको बांधे न। कुछ ऐसा हो कि होठों के पास खींचकर छोड़ दे। और पम्मी ने चंद्र का माथा होठों तक लाकर छोड़ दिया। उसकी गरम गरम सांसें चंद्र की पलकों पर बरस गई। कुछ ऐसा हो कि आदमी उसे अपने हृदय तक खींचकर फिर हटा दे। और चंद्र को पम्मी ने अपनी बाहों में घेरकर अपने वक्ष तक खींचकर छोड़ दिया। वक्ष की गरमाई चंद्र के रोम रोम में सुलग उठी। वह बेचैन हो उठा। उसके मन में आया कि वह अभी यहाँ से चला जाए। जाने कैसा लग रहा था उसे। सहसा पम्मी बोली, लेकिन नहीं, हम लोग मित्र हैं और कपूर तुम बहुत पवित्र हो, निष्कलंक हो और तुम पवित्र रहोगे। मैं जितनी दूरी, जितना अंतर, जितनी पवित्रता पसंद करती हूँ वह तुम में है और हम दोनों में हमेशा निभेगी, जैसे इन सितारों में हमेशा निभती आई है। चंद्र चुपचाप सोचने लगा, वह पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे ऊबने लगा, जैसे एक विहग शिशु घबराकर अपनी नीड के लिए तड़प उठता है। वैसे ही वह इस वक्त तड़प उठा सुधा के पास जाने के लिए। क्यों? पता नहीं क्यों। यही कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे? पम्मी उठी, वह भी उठा। बांस का मचान हिला, लहरों में हरकत हुई। करोड़ों साल से अलग और पवित्र सितारे हिले, आपस में टकराए और चूर चूर होकर बिखर गए। रात भर चंद्र को ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी काफ़ी पड़ने लगी थी। एक सूती चादर से ज़्यादा नहीं ओढ़ा जाता था और चंद्र ने वह भी ओढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन रात को अक्सर एक अजीब सी कपकपी उसे झकझोर जाती थी और वह कसकर चादर लपेट लेता था। फिर जब उसकी तबीयत घुटने लगती तो वह उठ बैठता था। उसे रात भर नींद नहीं आई। बार बार झपकी आई और लगा कि खिड़की के बाहर सुनसान अंधेरे में अजब सी आवाज़ें आती हैं और नागिन बनकर उसकी सांसों से लिपट जाती है। वह परेशान हो उठा। इतने में फिर कहीं से कोई मीठी सतरंगी संगीत की लहर आई और उसे सचेत और सजग कर जाती है। एक बार उसने देखा कि सुधा और गेसु कहीं चली जा रही हैं। उसने गेसु को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने सपने में गेसु को पहचान लिया। लेकिन गेसु तो पम्मी की तरह गाउन पहने हुए थी। फिर देखा बिनती रो रही है और इतना बिलख बिलख कर रो रही है कि तबीयत घबरा जाए। घर में कोई नहीं है। चंद्र समझ नहीं पाया कि वह क्या करे। अकेले घर में एक अपरिचित लड़की से बोलने का साहस भी नहीं होता उसका। किसी तरह हिम्मत करके वह समीप पहुंचा तो देखा, अरे ये तो सुधा है। सुधा लुटी हुई सी मालूम पड़ती है। वह बहुत हिम्मत करके सुधा के पास बैठ गया। उसने सोचा सुधा को आश्वासन दे, लेकिन उसके हाथों पर जाने कैसे सुकुमार जंजीरें कसी हुई थी। उसके मुंह पर किसी की सांसों का भार है। वह निश्चेष्ट है। उसका मन अकुला उठा। वह चौंक कर जाग गया तो देखा वह पसीने से तर है। वह उठकर टहलने लगा। वह जाग गया था, लेकिन फिर भी उसका मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में ही टहलते टहलते वह फिर लेट गया। लगा जैसे सामने की खुली खिड़की से सैकड़ों तारे टूट टूट कर भयानक तेजी से आ रहे हैं और उसके माथे से टकरा टकरा कर चूर चूर हो जाते हैं। एक मार्मांतक पीड़ा उसकी नसों में खोल उठी और लगा जैसे उसके अंग अंग में चिताएं धधक रही हैं। जैसे जैसे रात कटी और सुबह उठते ही वह यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा लेटी हुई पढ़ रही थी। डॉक्टर शुक्ला पूजा कर रही थी। बुआ जी शायद रात को चली गई थी, क्योंकि बिनती बैठी तरकारी काट रही थी और खुश नजर आ रही थी। चंद्र सुधा के कमरे में गया। देखते ही सुधा मुस्कुरा पड़ी। बोली कुछ नहीं, लेकिन आते ही उसने चंद्र के अंग अंग को अपनी निगाहों के स्वागत में समेट लिया। चंद्र सुधा के पैरों के पास बैठ गया। कल रात को तुम कार लेकर वापस आए तो चुप्पे से चले गए? सुधा बोली। कहो, कल कौन सा खेल देखा? कल बहुत बड़ा खेल देखा, बहुत बड़ा खेल सुधी। चंद्र व्याकुलता से बोला। अरे जाने कैसा मन हो गया कि रात भर नींद ही नहीं आई। और उसके बाद चंद्र सब बता गया। कैसे वे सिनेमा गया,
उसने पम्मी से क्या बात की, उसके बाद कैसे कार पर उसने चंद्र को पास खींच लिया, कैसे वे लोग मैकफर्सन झील गए और वहाँ पम्मी पागल हो गई, फिर कैसे चंद्र को एकदम सुधा की याद आने लगी, और फिर रात भर चंद्र को कैसे कैसे सपने आए। सुधा बहुत गंभीर होकर मुंह में पेंसिल दबाए कोहनी टेक के बस चुपचाप सुनती रही और अंत में बोली, तो तुम इतने परेशान क्यों हो गए चंद्र? उसने तो अच्छी ही बात कही थी। ये तो अच्छा ही है कि ये सब जिसे तुम कामुकता कहते हो ये संबंधों में न आए। उसमें क्या बुराई है? क्या तुम चाहते हो ये बीच में आए? कभी नहीं। तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाई? तो ठीक है, तुम भी नहीं चाहते कि कामुकता संबंधों के बीच में आए और वह भी नहीं चाहती, तो झगड़ा क्या है? क्यों, तुम उदास क्यों हो इतने? सुधा बोली बड़े ही आश्चर्य से। लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? चंद्र ने सुधा से कहा। ठीक तो है, उसने बता दिया तुम्हें कि इतना अंतर होना चाहिए। समझ गए? तुम लालची आदमी, चाहते होगे ये भी अंतर न रहे, इसीलिए तुम उदास हो गए। छी। होठों से मुस्कुराहट, आंखों में शरारत की झलक छिपाते हुए सुधा बोली। तुम तो मजाक करने लगी, चंद्र बोला। सुधा सिर्फ चंद्र की ओर देखकर मुस्कुराती रही। चंद्र सामने लगी हुई तस्वीर की ओर देखता रहा। फिर उसने सुधा के कबूतरों जैसे उजले मासूम नन्हे पैर अपने हाथ में ले लिए और भर्राई हुई आवाज में बोला, सुधा, तुम कभी हम पर विश्वास न हार बैठना। सुधा ने किताब बंद करके रख दी और उठकर बैठ गई। उसने चंद्र के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, पागल कहीं के, हमें क्या कहते हो? अभी सुधा में बचपन है और तुम में क्या है? वारे छुई मुई के फूल। किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने बदन छू लिया तो घबरा गए। तुमसे अच्छी लड़कियां होती हैं। सुधा ने उसके दोनों हाथ झकझोरते हुए कहा, नहीं सुधी, तुम नहीं समझती। मेरी जिंदगी में एक ही विश्वास की चट्टान है, वह हो तुम। मैं जानता हूँ कि कितने ही जल प्रलय हों, लेकिन तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूँगा। तुम मुझे डूबने नहीं दोगी। तुम्हारे ही सहारे मैं लहरों के खेल भी सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर कभी हिला तो मैं किन अंधेरी गहराइयों में डूब जाऊंगा, ये कभी मैं सोच नहीं पाता। चंद्र ने बड़े कातर स्वर में कहा। सुधा बहुत गंभीर हो गई। क्षण भर वह चंद्र के चेहरे की ओर देखती रही, फिर चंद्र के माथे पर झूलती हुई एक लट को ठीक करती हुई बोली, चंद्र, और मैं किसके विश्वास पर चल रही हूँ, बोलो? लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि चंद्र अपना विश्वास मत हारना। और क्या कहूँ? मुझे अपने चंद्र पर पूरा विश्वास है, मरते दम तक रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना डगमगा क्यों गया? बुरी बात है न? चंद्र ने सुधा के कंधे पर अपना सिर रख दिया। सुधा ने उसका हाथ लेकर कहा, लाओ, यहाँ छुआ था पम्मी ने तुम्हें? और उसके हाथ होठों तक ले गई। चंद्र कांप गया। आज सुधा को ये क्या हो गया है? लेकिन होठों तक हाथ ले जाकर झाड़ने फूकने वालों की तरह सुधा ने फूंक कर कहा, जाओ, तुम्हारे हाथ से पम्मी के स्पर्श का जहर उतर गया। अब तो ठीक हो गए, पवित्र हो गए, छू मंत्र। चंद्र हंस पड़ा। उसका मन शांत हो गया। सुधा में जादू था, सचमुच जादू। बिनती चाय ले आई, 2 प्याले। सुधा बोली, अपने लिए भी लाओ। बिनती ने सिर हिलाया। सुधा ने चंद्र की ओर देखकर कहा, ये पगली जाने क्यों तुमसे झेपती है? झेपती कहाँ हूँ? बिनती ने प्रतिवाद किया और प्याला भी ले आई और जमीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह से लगाया और बोली, चंद्र, तुमने पम्मी को गलत समझा है। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी भी है और तुमसे ज़्यादा समझदार, और उसी तरह व्यवहार भी करती है। तुम अगर कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो। मेरा मतलब समझ गए न? जी हाँ गुरुआइन जी, अच्छी तरह से, चंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बिनती हंस पड़ी और उसकी चाय छलक गई। नीचे रखी हुई चंद्र की जरीदारी पेशावरी सैंडल भीग गई। बिनती ने झुककर एक अंगोछे से उसे पोंछना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, हाँ हाँ, छुओ मत, कहीं इनकी सैंडल भी बाद में आके न रोने लगे। सुन बिनती, एक लड़की ने कल इन्हें छू लिया तो आप आज उदास थे, अभी तुम सैंडल छुओ तो कहीं जाके कोतवाली में रपटने कर दे। चंद्र हंस पड़ा और उसका मन धुलकर ऐसे निखर गया जैसे शरद का नीलाभ आकाश। अब पम्मी के यहाँ कब जाओगे? सुधा ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। कल जाऊंगा। ठाकुर साहब पम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज पर दस्तखत करना है, चंद्र ने कहा। अब मैं निडर हूँ। कहो बिनती, तुम्हारे ससुर का क्या कोई खत नहीं आया? बिनती झेंप गई। चंद्र चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक जो काम हो बता दो।
फिर 1 महीने तक मुझसे कोई मतलब नहीं, हम थीसिस पूरी करेंगे, समझी? समझे? हाथ पटक कर सुधा बोली। सचमुच 1.5 महीने तक चंद्र को होश ही नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। बिसरिया रोज सुधा और बिनती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और बिनती दोनों ही के इम्तिहान खत्म हो गए। पम्मी 2 बार सुधा और चंद्र से मिलने आई, लेकिन चंद्र एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्रा का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंद्र ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसने एक दिन भी बहस नहीं की। बिनती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत और खरबूजा देती रही, लेकिन चंद्र ने एक बार भी उसके ससुर का नाम लेकर उसे नहीं चिढ़ाया। सुधा क्या करती है, कहाँ जाती है, चंद्र से क्या कहती है, चंद्र को कोई होश ही नहीं। बस उसका पेन, उसके कागज़, स्टडी रूम की मेज और चंद्र है कि आखिर थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस का आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया और संतोष की सांस ली तो देखा कि शाम के 5 बजे हैं। साइबान में अभी पर्दा पड़ा है, लेकिन धूप उतार पर है और लू बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाई हुई सुधा बैठी है। ख्वागों का अध पड़ा हुआ उपन्यास बगल में खुला हुआ औंधा पड़ा है और आप चंद्र की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले उस पर कलम से कुछ गोदा गोदी कर रही हैं। सुधा, एक गहरी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंद्र ने कहा, लो आज आखिरकार जान छूटी, बस अब 2-3 महीने में डॉक्टर बन जाएंगी। सुधा अपने कार्य में व्यस्त। चंद्र ने क्या कहा ये सुनकर भी गुम। चंद्र ने हाथ बढ़ाकर चोटी झटकती। हाय रे, हमें नहीं अच्छा लगता चंद्र। सुधा बिगड़ कर बोली, तुम्हारे काम के बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हो, और हमारा काम थोड़े ही महत्वपूर्ण है। कहकर सुधा फिर पेन लेकर गोदने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही हैं आप, जरा देखें तो। चंद्र ने किताब खींच ली। इकोनॉमिक्स की किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी, और अगर निगाह जरा चूक जाए तो आप कह नहीं सकते कि 84 लाख योनियों में से किस योनि का जीव है। लेकिन चूंकि सुधा कह रही है कि ये बिल्ली है, इसलिए मानना होगा कि ये बिल्ली ही है। चंद्र ने सुधा की बाँह पकड़कर कहा, उठ आलसी कहीं की, चल उठा ये पोथा, चल के पापा के पैर छुआए। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई और चंद्र के कंधे पर फाइलें टिकाकर बोली, ए चंद्र, तो सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे, और क्या। वाह कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने जमीन पर। चंद्र झल्ला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घूंसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे, सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा, बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंद्र कपूर, हमें बिना थीसिस लिखे डिग्री दे दी, लेकिन बहुत जोर की थी। चंद्र हंस पड़ा। खैर दोनों पापा के पास गए। वे भी लिख कर ही उठे थे और शरबत पी रहे थे। चंद्र ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और झुककर पैर छू लिए। उन्होंने चंद्र को सीने से लगाकर कहा, बस बेटा अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में जरूर आ जाओगे तुम। सुधा ने पोथा कोच पर रख दिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या, पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या, सुधा ने गंभीरता से कहा। चल पगली, बहुत बदतमीज होती जा रही है, पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंद्र, बहुत सिर चढ़ी हो गई है, जरा दबा कर रखा करो, तुमसे छोटी है कि नहीं। अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंद्र ने थीसिस खत्म की है। जरूर जरूर बेटी, डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकाल कर दे दिया। जाओ मिठाई मंगवा कर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलते हुए स्टडी रूम में आई, पीछे पीछे चंद्र। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपये पौंड ऊन, 1 पौंड में 8 लच्छी, 6 लच्छी में 1 शॉल, बाकी बची 2 लच्छी, 2 लच्छी में 1 स्वेटर, बस एक बिनती का स्वेटर, एक हमारा शॉल। चंद्र का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी से शॉल का क्या करोगी, अभी तो बहुत गर्मी है। चंद्र बोला, अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज़ का इंतजाम करें। आप डॉक्टर हुए, अब डॉक्टर नहीं आएंगी। सुधा बोली। खैर बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंद्र ने चारों ओर देखा और पूछा, कहाँ गई बिनती, उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लोगी। वह पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों, इम्तिहान तो ख़त्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है, चंद्र ने पूछा।
विदुषी का दूसरा खंड तो दे रही है न सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा बुलाओ बिसरिया को भी, चंद्र बोला। अच्छा मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा, सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दें? अब तो ख़त्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस न लिखते तो फिर तुम्हारे चंद्र को उपाधि कहाँ से मिलती? चंद्र ने दुलार से कहा। तो फिर कन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फ़ोटो खिंचवाएंगे, सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। जाओ बिनती को बुला लाओ, चंद्र ने कहा। बिनती आई। तुम पढ़ चुकी? चंद्र ने पूछा। अभी नहीं, बिनती बोली। अच्छा अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाई जाए, चंद्र ने कहा। अच्छा कहकर बिनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचिन ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की है, मुझे मालूम है। बिनती मुस्कुराती हुई बोली, उनके यहाँ आज गए होंगे, पम्मी के यहाँ। फिर आज उस दिन जैसी कोई बात हुई होगी, सुधा हंस पड़ी। चंद्र झेंप गया। बिनती चली गई बिसरिया को बुलाने। अब तो ये तुझसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ ये है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ लेकिन अब खूब सीख रही है, इसकी गुरु मिली है गेसु, हमसे भी ज़्यादा गेसु से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती हैं जब मिलती हैं तब, सुधा बोली। और कविता भी करती है ये, तुम एक बार कह रही थी, चंद्र ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें ये जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी। तो कविता नहीं लिखती? ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना, चंद्र बोला। चला तुम्हारा नारी पुराण, सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए, आगे आगे बिनती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? बस अद्वितीय है, कवि बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंद्र की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय, बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं साथ ही? चंद्र ने पूछा। सुधा और बिनती दोनों हंस दी। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी हंसने वाली बात की थी, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा, फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंद्र, मास्टर साहब भी खूब हैं। एक दिन बिनती को महादेव की वे कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जलजात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगी। चंद्र और बिनती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खुद हंसा और फिर बोला, हाँ भाई क्या करें कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्चे में एक करुण रस का गीत आ गया अर्थ लिखने के लिए। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखने उठा हूँ, तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंद्र ने आंख के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई बिसरिया, सो तो सही है, तुम इतने भावुक न हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तो तुमने पर्चा छोड़ दिया? हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूँ, मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज़्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी, और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ पढ़ता था ना हरिहर टंडन, वह अब बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। एक मेरा सहपाठी था, वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है। और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना कि असेंबली का स्पीकर भी है। चंद्र बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिनती भी हंस पड़ी। खैर मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ़ कर रहा था तो बिनती बोली, खाइए, मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिनती का कंठ फूट निकला, अपने गुरुजी को बना रही है, चंद्र बोला। बिसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बच रहा तो बिनती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिनती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी।
चंद्र बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। बिंती ने एक बार चंद्र की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंद्र बोला, देखिए बिंती हमारी है या सुधा की है। बिंती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुंह में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिंती को दे दिया तो बिंती चंद्र को दिखलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी ये हमें बहुत बनाते हैं, अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलके इनका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से बिंती को थपथपाते हुए कहा, अब हम तस्तरियां धोकर रखते और तस्तरियां उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंद्र बोला। बिंती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें बनाते रहते हो। आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंद्र ने पल भर बिंती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम झेंप जाती हो तो हाँ ऐसे ही। बिंती ने फिर झेंप कर मुंह छिपा लिया और लाज से सकुचाकर इंद्रवधु बन गई। बिंती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थी जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डोले। झेंपती थी तो मुंह पर सांझ मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूलों के कटोरे जैसे दो छोटे छोटे गड्ढे। और बिंती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और उंगलियों से अपने आंचल का छोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंद्र की बात पर झेंप गई और उसी तरह आंचल के छोर को उमेटती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंद्र की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत भी थी। चंद्र एकदम बोल उठा, अरे सुधा सुधा, जरा बिंती की आंख देखो। इस वक्त आई अभी। बगल के कमरे में तस्तरी रखते हुए सुधा बोली, बड़े खराब हैं आप। बिंती बोली, हाँ बनाओगी न आज से हमें, हमारा दिमाग ठीक करोगी न। बहुत बोल रही थी, अब बताओ। बताएं क्या? अभी तक हम बोलते नहीं थे तभी ने। अब अपनी ससुराल में बोलना, टुइयाँ ऐसी, वहीं तुम्हारे बोल पर रीझेंगे लोग। चंद्र ने फिर छेड़ा, छी राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं कहते जिनकी अभी शादी होने जा रही है? अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय भी नहीं हुई। तय ही समझिए, फोटो इनकी उन लोगों ने पसंद कर ली। अच्छा एक बात कहें, मानिएगा? बिंती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। क्या? चंद्र ने आश्चर्य से पूछा। बिंती आज सहसा कितनी बोलने लगी है। बिंती बोली नीचे जमीन की ओर देखती हुई, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक न किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया गुलगुले से परहेज। हाँ यही तो बात है। बिंती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती है, लेकिन मेरा ही दिल जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नरक है मेरे लिए, माँ की गोद नरक है और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ। कुछ चैन तो मिलेगा। बिंती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जब ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ। लेकिन आपने कहा करे तो अच्छा है। बिंती को आंसुओं का तार बन गया था। सुधा बगल के कमरे से सब कुछ सुन रही थी। आई और चंद्र से बोली, बहुत बुरी बात है चंद्र। बिंती क्यों रो रही हो रानी? बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ। और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी अब रोना मत। अच्छा, अब हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे, बस अब चुप हो जाओ, रानी बिटिया की तरह जाओ, मुंह धो आओ। बिंती चली गई। चंद्र लज्जित सा बैठा था। लो, अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा। तुम मुझसे ससुराल का मजाक मत किया करो, वह बहुत दुखी है और बहुत कद्र करती है तुम्हारी, और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाता है। अच्छा, वो कह रही थी तुम्हारी फ़ोटो उन लोगों ने पसंद कर ली। चंद्र ने बात बदलने के ख्याल से कहा। और क्या, कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद करते? सुधा अकड़ कर बोली। नहीं, सच सच बताओ, चंद्र ने पूछा। अरे जी,
लापरवाही से मुंह बिचकाकर सुधा बोली, उनके पसंद करने से क्या होता है, मैं ब्याह नहीं करूँगी। तुम इस फेर में न रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से। इतने में बिनती आ गई, वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिनती को पकड़ लाई और ढकेलकर चंद्र के बगल में बिठा दिया। लो चंद्र, अब इसे दुलार कर लो। तो अभी गुरगुराने लगे, बिल्ली कहीं की। सुधा ने उसे हल्की सी चपत मारकर कहा। बिनती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंख डालकर कहा, पगली कहीं की, आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। चंद्र, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा और चंद्र उठकर चला गया। सुधा पर इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। गेसु, कामिनी, प्रभा, लीला, शायद ही कोई लड़की बची होगी जिसके यहाँ जाकर सुधा उधम ने मचा आती हो और 4 सुख दुख की बातें ने कर आती हो। बिनती को घूमना कम पसंद था। हाँ, जब कभी सुधा गेसु के यहाँ जाती थी तो बिनती जरूर जाती थी। उसे सुधा के सभी मित्रों में गेसु सबसे ज़्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी, पर वे सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वे बाहर भी नहीं गए थे। चंद्र 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था और उसे निश्चित कर लिया था कि अब बरसात के पहले वह किताब नहीं छुएगा। बड़े आराम से दिन कटते थे उसके। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता था और वहाँ अक्सर ठाकुर साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफ़े इरादा किया कि वे गंगा जी चला करें, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था। शाम को वे घूमते और सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंद्र आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वह जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आ गया? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी। अपनी जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंद्र ने दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज में अपने हाथों से लगा दिया। जाओ अंदर सुधा को दिखाओ। चंद्र जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया। अच्छा, अब सुधा की शादी का इंतजाम करना है। हमसे तो कुछ होने से रहा, तुम्ही को सब करना होगा। और सुनो, जेठ दशहरे को लड़के का भाई और माँ देखने आ रही हैं और बहन भी आएगी गांव से। अच्छा। चंद्र बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का, क्या करता है? लड़का शाहजहाँपुर में है, घर के जमींदार हैं ये लोग। लड़का MA है और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, 1 दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे। सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़के के गहने कपड़ों के और कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों में तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिनती के ससुर को तो देख ही चुके हो। अच्छा, जाओ सुधा से मिलाओ। वह सुधा के कमरे में आ गया। सुधा थी ही नहीं। वह आंगन में आया, देखा महाराजिन खाना बना रही है और बिनती बरामदे में बुरादे की अंगीठी पर पकौड़ियाँ बना रही है। आइए, बिनती बोली। दीदी तो गई है गेसु को बुलाने, आज गेसु की दावत है। पीढ़े पर बैठिएगा। लीजिए। एक पीढ़ा चंद्र की ओर बिनती ने खिसका दिया। चंद्र बैठ गया। बिनती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, ये क्या लाए? कुछ दीदी के लिए है क्या? ये तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? वह क्या दाल में मिला के खाएगी? जंगली कहेगी। उसे क्या तमीज है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ। उसे बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी कर आंखें डुलाते हुए धमकाया। उन्हें नहीं अंगूठी पहननी आएगी तो क्या आपको आएगी? अब ब्याह में 16 श्रृंगार करेंगी। अच्छा, दीदी कैसी लगेंगी घूंघट काट के? अभी तक तो सिर खोले चकई की तरह घूमती फिरती हैं। तुमने तो डाल ली आदत ससुराल में रहने की। चंद्र ने बिनती से कहा। अरे हमारा क्या है? एक गहरी सांस लेते हुए बिनती ने कहा, हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को ब्याह शादी में न फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। आप मामा जी से कहते क्यों नहीं? चंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। बिनती भी कढ़ाई में पकौड़ियाँ निकाल कर थाली में रखने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह घी में पकौड़ियाँ डाल चुकी, तब भी वह वैसे ही गुमसुम बैठा सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बताइएगा? फिर अभी हम दीदी से कह देंगे कि बैठे बैठे सोच रहे थे। बिनती बोली। क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ा है? चंद्र ने कहा। अपने दिल से पूछिए, हमसे नहीं बन सकते आप। बिनती ने मुस्कुराकर कहा और उसके गालों में फूलों के कटोरे खिल गए। अच्छा,
इस डिब्बे में क्या है, कुछ प्राइवेट? नहीं जी, प्राइवेट क्या होगा, और वह भी तुमसे। सोने का मेडल है, मिला है मुझे एक लेख पर। और चंद्र ने डिब्बा खोलकर दिखला दिया। आहा, ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए, बिनती बोली। क्या करेगी तू? चंद्र ने हंसकर पूछा। अपने आने वाले जीजाजी के लिए कान के बूंदे बनवा लेंगे, बिनती बोली। अरे हाँ, आपको एक चीज़ दिखाएंगे। क्या? ये नहीं बताते, देखिएगा तो उछल पड़िएगा। तो दिखाओ न। अभी तो दीदी आ रही होंगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे। सुधा से छिपाकर हम कुछ नहीं कर सकते, ये तुम जानती हो। चंद्र बोला। छिपाने की बात थोड़े ही है, देखकर तब उन्हें बता दीजिएगा। वैसे वे खुद ही सुधा दीदी से क्या छिपाते हैं। लो, सुधा दीदी तो आ गई। चंद्र ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे डंडे की तरह फहराती हुई चली आ रही थी। चंद्र हंस पड़ा। खिल गए दीदी को देखते ही, बिनती बोली, और एक गरम पकौड़ी चंद्र के ऊपर फेंक दी। अरे, बड़ी शैतान हो गई हो तुम इधर, पाजी कहीं की, चंद्र बोला। सुधा चप्पल उतार कर अंदर आई, झूमती इठलाती हुई चली आ रही थी। कहो सेठ स्वार्थीमल, उसने चंद्र को देखते ही कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें। पीड़ा खींचकर उसके बगल में बैठ गई और सरकंडा चंद्र के हाथ पर रखते हुए बोली, लो, ये गन्ना घर में बो देना और गंडेरी खाना, अच्छा। और हाथ बढ़ाकर वे डिबिया उठा ली और बोली, इसमें क्या है, खोलें या न खोलें? अच्छा, खत तक तो हमारे बिना पूछे खोल लेती हो, इसे पूछ के खोलोगी? अरे, हमने सोचा शायद इस डिबिया में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारी मित्र है, शायद स्मृति चिन्ह में वही दे दिया हो। और सुधा ने डिबिया खोली तो उछल पड़ी। ये तो उसी निबंध पर मिला है जिसका चार्ट तुम बनाए थे। हाँ, तब तो ये हमारा है। डिबिया अपने पास छिपाकर सुधा बोली। तुम्हारा तो है ही, मैं अपना कब कहता हूँ, चंद्र ने कहा। लगाकर देखें। और उठकर सुधा चल दी। बिनती, 2 पकौड़ी तो दो। और 2 पकौड़ियाँ लेकर खाते हुए चंद्र सुधा के कमरे में गया। देखा, सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही है। वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और पल भर तनकर देखती रही। फिर उसे एक हाथ से अपनी छाती पर चिपका लिया और मुंह झुकाकर उसे चूम लिया। बस कर दिया न गंदा उसे। चंद्र मौका नहीं चूका और सुधा तो जैसे पानी पानी। गालों से लाज की रत्नारी लपटें फूटी और एड़ी तक धधक उठी। फौरन शीशे के पास से हट गई और बिगड़कर बोली, चोर कहीं की, क्या देख रहे थे? बिनती इतने में तस्तरी में पकोड़े रख कर ले आई। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और बोली, लो, रखो सहेज कर। क्यों, पहने रखो न। ना बाबा, पराई चीज, अभी खो जाए तो डांट भरना पड़े। और मेडल चंद्र की गोद में रख दिया। बिनती ने धीमे से कहा, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। चंद्र और सुधा दोनों झेंप गए। लो, गेसो आ गई। सुधा की जान में जान आई। चंद्र ने बिनती का कान पकड़कर कहा, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। बिनती ने कान छुड़ाते हुए कहा, कोई झूठ थोड़े ही कहती हूँ। चंद्र चुपचाप सुधा के कमरे में पकौड़ियाँ खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, गेसू, फूल और हसरत बैठे बातें कर रहे। बिनती उन लोगों को नाश्ता देती रही। उस कमरे में नाश्ता पहुंचाकर बिनती एक गिलास में पानी लेकर चंद्र के पास आई और पानी रखकर बोली, अभी हलवा ला रही हूँ, जाना मत। और पल भर में तस्तरी में हलवा लेकर आ गई। अब मैं चल रहा हूँ, चंद्र ने कहा। बैठो, अभी हम एक चीज़ दिखाएंगे, जरा गेसू से बात कर आएं। बिनती बड़े भोले स्वर में बोली, आइए हसरत मियाँ। और पल भर में नन्हे मुन्ने से 6 वर्ष के हसरत मियाँ तंजेब का कुर्ता और चूड़ीदार पायजामे पर पीले रेशम की जैकेट पहने कमरे में खरगोश की तरह उछल आए। आदाब अर्ज। बड़े तमीज से उन्होंने चंद्र को सलाम किया। चंद्र ने उसे गोद में उठाकर पास बिठा दिया। लो, हलवा खाओ हसरत। हसरत ने सिर हिला दिया और बोला, गेसू ने कहा था जाकर चंद्र भाई से हमारा आदाब कहना और कुछ खाना मत, हम खाएंगे नहीं। चंद्र बोला, हमारा भी नमस्ते कह दो उनसे जाकर। हसरत उठ खड़ा हुआ, हम कह आएं? फिर मुड़कर बोला, आप तब तक हलवा ख़त्म कर देंगे। चंद्र हंस पड़ा, नहीं, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, जाओ। हसरत सिर हिलाता हुआ चला गया। इतने में सुधा आई और बोली, गेसू की गजल सुनो यहाँ बैठकर। आवाज़ आ रही है न? फूल भी आई है, इसलिए गेसू तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वरना फूल अम्मी जान से शिकायत कर देगी। लेकिन मैं तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। अच्छा, यहीं से सुनना बैठे बैठे। सुधा चली गई। गेसू ने गाना शुरू किया,
बहुत महीन, पतली लेकिन बेहद मीठी आवाज़ में, जिसमें कसक और नशा दोनों घुले मिले थे। चंद्र एक तकिया टेक कर बैठ गया और उनिंदा सा सुनने लगा। गजल खत्म होते ही सुधा भाग कर आई। कहो, सुन लिया न? और उसके पीछे पीछे आया हसरत और सुधा के पैरों में लिपट कर बोला, सुधा, हम हलवा नहीं खाएंगे। सुधा हंस पड़ी। पागल कहीं का, ले खा। और उसके मुंह में हलवा ठूंस दिया। हसरत को गोद में लेकर वह चंद्र के पास बैठ गई और गेसू के बारे में बताने लगी। गेसू गर्मियाँ बिताने नैनीताल जा रही है। वहीं अख्तर की अम्मी भी आएंगी और मंगनी की रस्म वही पूरी करेंगी। अब वह पढ़ेगी नहीं, जुलाई तक उसका निकाह हो जाएगा। कल रात की गाड़ी से जा रहे हैं ये लोग, वगैरह वगैरह। बिनती बैठी बैठी गेसू और फूल से बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर चली गई। तुम जाना मत, आज खाना यहीं खाना। मैं बिनती को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उससे बातें करते रहना। थोड़ी देर बाद बिनती आई। उसके हाथ में कुछ था जिसे वह अपने आंचल में छिपाए हुए थी। आई और बोली, अब दीदी नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। क्या है? चंद्र ने ताज्जुब से पूछा। जीजा जी की फ़ोटो, बिनती ने मुस्कुराकर कहा और एक छोटी सी बहुत कलात्मक फ़ोटो चंद्र के हाथों में रख दी। अरे ये तो मिश्र है, कॉमरेड कैलाश मिश्र। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे के भाग के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।